नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। वेल्थ क्रिएशन करनी है तो बेहद जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे फंड शामिल करें जो आपके रिस्क प्रोफाइल से मेल खाते हों, बाजार की उथल पुथल में कारगर साबित हों और जिसमें हो हर कैटेगरी का परफेक्ट बैलेंस। आज ऐसे ही कुछ फंड्स आज अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे जो कि वेल्थ क्रिएशन में होंगे आपके लिए मददगार। स्वागत करते हैं हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का आज के इस शो में। हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। हेमंत जी और विश्वजीत जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। वेल्थ क्रिएशन कौन नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ आप दोनों ही एक्सपर्ट से, इतने सालों का अनुभव आप दोनों को है। हेमंत सर, आपसे अगर पहले समझे, सर आपके लिए वेल्थ क्रिएशन के मायने क्या है? अगर मैं आपसे कुछ फंडे समझूं वेल्थ क्रिएशन के तो वो क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले स्वाति के साथ ने बिल्कुल सही कहा। वेल्थ क्रिएशन की अगर हम बात करें कि उसका मायने क्या है, वो बेसिकली अलग अलग मायने अलग इन्वेस्टर के लिए हो सकते हैं, बट आई थिंक जो कॉमन चीज है वो ये है कि एक तरीके से जब हमेशा बात करते हैं ना कि हमें जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलनी चाहिए वो तभी होगी जब आपने वेल्थ क्रिएट किया होगा। और उसका सही मतलब ये है कि आपकी लाइफ की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, आपकी लाइफ की जो डिफरेंट गोल्स हैं, जो समय समय पे आपको पूरे करने होते हैं, उसके लिए आपके पास इतने साधन होने चाहिए कि आपको पर्याप्त हो कि आप जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं, ड्रीम्स हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उसको आप पूरा कर सकें। देखिए, वेल्थ क्रिएशन खुद से भी एक गोल हो सकता है। उसके अलावा हमें वेल्थ की जरूरत पड़ती है हमारी लाइफ के जो डिफरेंट गोल्स हैं, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन हो या हमें कोई घर खरीदना हो या कोई बड़ी एसेट क्रिएट करनी हो या अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस क्रिएट करना हो। तो ये ऐसे गोल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है हमारे लाइफ के। ये लॉन्ग टर्म के गोल्स होते हैं और अमूमन इनके लिए एक बड़ी रकम की जरूरत होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लिए वेल्थ क्रिएट करें, बट लेकिन उसका एक प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है स्वाति। देखिए, एक डिसिप्लिन की जरूरत है, ये एक प्रोसेस है, पहले तो कह दूं लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। यानी आपके गोल्स में क्लैरिटी हो, आपके पास कितना समय है वो उसकी क्लैरिटी हो, किस तरह की आप एसेट एलोकेशन कर रहे हैं, जिसमें आपका जो समय है, टाइम होराइजन और आपका रिस्क प्रोफाइल, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इसको एज ए बहुत ही डिसिप्लिन प्रोसेस की तरह फॉलो करने की जरूरत है। बट ये हर इन्वेस्टर के लिए मैं कह सकता हूँ बहुत ही एक अहम गोल है, जिसके लिए मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टर्स थोड़ा जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें, थोड़ा प्लान करें, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप कितनी भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट हैज टू बी रीजनेबल विद इन योर मीन्स, कि आप जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से अपना गोल रखें। बट ये मुमकिन है डेफिनेटली, अगर आप उसको एक प्रोसेस लेके डिसिप्लिन तरीके से पैसा लगाएं। बिल्कुल, तो वेल्थ क्रिएशन के लिए है अनुशासन जरूरी, ये हमने समझा हेमंत रुस्तगी जी का वेल्थ क्रिएशन का फंडा। विश्वजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे वेल्थ क्रिएशन क्योंकि रातों रात तो मुमकिन है नहीं, आपको सालों की मेहनत और तपस्या करनी पड़ती है और बाजार में पैसा उसी का बना है जिसने लंबे टाइम तक अपने निवेश को बनाए रखा है। और ये हमने कई जो बाजार के उतार या चढ़ाव आए हैं उसमें देखा और समझा और परखा भी है। आपका वेल्थ क्रिएशन का फंडा क्या है? बिल्कुल स्वाति जी, बड़ा इंटरेस्टिंग जो हेमंत जी ने बताया। आई फुली एग्री विद हिज पॉइंट्स कि डिसिप्लिन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ वॉरेन बफेट स्टाइल में कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम वेल्थ क्रिएशन को सिंपली समझें कि शॉर्ट स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली डिसिप्लिन वे में जो भी गोल्स हमने सेट किए हुए हैं, अगर वो हम कंफर्टेबली अचीव कर पाते हैं, तो आई थिंक दैट इज द गोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। आप उसको बहुत क्विकली अचीव करना चाहते हैं तो कभी कभी रिस्क में चले जाते हैं, आपको ग्रीड आ जाता है, आप जल्दी रिच बनना चाहते हैं तो वहां पे आप मिस्टेक्स करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके गोल सेट है, आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिसिप्लिन वे में कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है। आप रियल एस्टेट देख लीजिए, आप गोल्ड देख लीजिए, आप इक्विटीज देख लीजिए, सारी एसेट क्लासेस में अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में होती है। गोल्ड आप कभी नहीं बेचते, रियल एस्टेट आप करीब करीब 10-15 साल के लिए रखते हैं, लेकिन जब इक्विटी की बात आती है तो हम बहुत जल्दी खरीद बेच करना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे भी अगर आप लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलेंगे तो बहुत इजीली, कंफर्टेबली, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प लेके हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वेल्थ क्रिएशन में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलता है और साथ ही निवेश का चाहे क्यों भी माहौल क्यों ना हो,
बने रहें और डटे रहें, उसी से बनती है वेल्थ। तो दोनों एक्सपर्ट्स के वेल्थ क्रिएशन के फंडे हमने जाने। अब हेमंत जी जरा बताइए वेल्थ क्रिएशन के कौन से फंड्स हैं जो आपको पसंद हैं? जी स्वाति, देखिए फंड से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वेल्थ क्रिएशन के लिए एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको एज एन इन्वेस्टर देखनी है। एक, आपके पास समय कितना है, दूसरा आपकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है। उस हिसाब से आप बनाइए ताकि आपको कहीं डिसअपॉइंटमेंट का सामना ना करना पड़े। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि वो निवेशक जिनके पास समय है, जिनका रिस्क प्रोफाइल अलाउ करता है कि वो पूरा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सके, हम स्पेशली वेल्थ क्रिएशन एज ए गोल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला फंड जो मुझे लगता है मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो होगा निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड का मतलब है कि वो मार्केट के 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं उनमें तीनों सेगमेंट में एलोकेशन मिलती है मिनिमम 25%, और बाकी जो 25% है वो फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है। मुझे ये फंड इसलिए पसंद है, एक तो जैसे मैंने कहा कि डिसिप्लिन है, तीनों सेगमेंट उसमें बने रहेंगे एज ए कैटेगरी, मुझे बहुत पसंद है। ये फंड मुझे इसलिए पसंद है कि काफी इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो बहुत ही हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो है, कंसिस्टेंसी है बोथ इन टर्म्स ऑफ इनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, और सेम फंड मैनेजर बहुत बहुत सालों से उसी फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करीब करीब 40-44% जो है पैसा वो लार्ज कैप में और बाकी मिड और स्मॉल में है। ये फंड कॉन्ट्रेरियन बेट लेता है, जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, और किसी भी निवेशक के लिए, चाहे आप नए निवेशक हो चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, मल्टी कैप एज ए कैटेगरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके पोर्टफोलियो में। और उसमें मुझे लगता है ये एक ऐसा फंड है जो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स कंसिडर कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जब आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है। ओके तो ये कुछ फंड्स पसंदीदा रहे हेमंत जी के जो उन्होंने बताए हमें वेल्थ क्रिएशन के लिए। विश्वजीत जी आपके पसंदीदा वेल्थ क्रिएशन के फंड्स कौन से रहेंगे? बिल्कुल स्वाति जी, सबसे पहले मैं आज सोच को कि मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप सडनली बहुत फेवरेबल बन गया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें सिंस इंसेप्शन करीब करीब 14% की रिटर्न रही है, और इस फंड के बारे में कहा जाता है एन एलिफेंट दैट कैन डांस, मतलब टॉप 100 कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन रिटर्न्स भी अच्छी दे रहे हैं और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आज का मार्केट सिनेरियो भी देखें स्वाति की, मार्केट फॉल होती है तो हमें देखना है कि डाउन साइड में वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने जब रिसर्च करी तो देखा कि 18 टाइम्स जब मार्केट डाउन थी तो इस 13 टाइम्स इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया। तो रिटर्न्स वाइज जब मार्केट चढ़ रही है तब तो अच्छे रिटर्न दे ही रहा है, लेकिन जब डाउन साइड है तब भी ये अच्छे रिटर्न दे रहा है। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, अनीश टाकले इनके बहुत पुराने फंड मैनेजर हैं, तो मेरे हिसाब से कंसिस्टेंट रिटर्न मार्केट कंडीशन को देखते हुए आज की तारीख में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है और पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी दे सकता है। ओके तो ये देखिए पसंदीदा फंड्स हैं विश्वजीत जी की तरफ से। आइए एक बार हेमंत जी के पसंदीदा फंड्स भी आपके सामने रख लेते हैं जो उन्होंने अब से थोड़ी ही देर पहले आप सबके लिए रेकमेंड किए हैं। मल्टी कैप फंड की बात की हेमंत जी ने, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप भी उनकी पसंद है, इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट और कोटक इक्विटी हाइब्रिड। ये कुछ फंड्स हैं जो कि हेमंत जी की वेल्थ क्रिएशन की लिस्ट में आते हैं टॉप 5 पर। आइए सबसे पहले हमारे जो आज के दर्शक हैं पहले कॉलर उनसे बात कर लेते हैं, विनायक कदम साहब। विनायक जी सर स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु के हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर जरा बताइए, आपने हमें अपना सवाल भेजा, आप जानना चाहते हैं अपने पूरे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। अब तक आपने क्या प्लानिंग की है जरा ये बताइए। थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग माय क्वेश्चन एंड मैंने जो प्लानिंग की है उसके हिसाब से रिटायरमेंट के, और मतलब मेरा एक बेटी है अभी 2-3 साल का ही है, उनके मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उस पूरा कॉर्पस के लिए 8 करोड़ रुपीस आफ्टर 20 इयर्स मुझे चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपको शेयर कर दिया है। तो मुझे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछना है कि इज इट ओके, द पोर्टफोलियो इज इट ओके, और डू यू रिकमेंड एनी काइंड ऑफ चेंजेस और इज देयर एनी काइंड ऑफ ओवरलैपिंग? ओके आपने जितने फंड्स पे इन्वेस्ट किया है कितने सालों से कर रहे हैं थोड़ा बताएंगे? ये मैं 2016 से कर रहा हूँ, अप्रॉक्सिमेटली 2015 से एंडिंग में से। It is continuously going on and it is a step up to 10% each year.
ओके, स्टेप अप भी किया है और 2015-16 से आपका इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में जारी है। ओके, आइए विनायक जी के पोर्टफोलियो को हमने देख लिया, कौन कौन से फंड्स हैं वो भी समझ लिए। हेमंत सर, एक बार इनके पोर्टफोलियो पर प्लीज़ नज़र डालिए। फंड्स तो खूब ढेरों हैं इनके पास, पर जिस तरीके से इन्होंने अपना एक प्लान बनाया है, रिटायरमेंट का इनका गोल भी है, क्या लग रहा है सर, काफ़ी है? देखिए स्वाति, यहाँ पे फंड की एनालिसिस करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखते हैं कि इनका जो लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है कि नहीं। और जैसा आपने कहा, जहां तक प्लानिंग का सवाल है, आई थिंक काफी अच्छे से उन्होंने प्लान किया है। तो टाइम होराइजन को डिफाइन किया है, 20 साल का समय, काफी लंबा समय है। और जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि ओवर द लॉन्ग टर्म पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एज एन एसेट क्लास उसका जो पोटेंशियल है वो बाकी एसेट क्लासेस से अच्छा है। तो शुरुआत अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो करीब 44,850 पर मंथ वो एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो इनका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस उन्होंने कहा है, जो 21 लाख है म्यूचुअल फंड में और 12 लाख है स्टॉक्स में, तो कुल मिला के 33 लाख का इन्होंने अभी तक कॉर्पस बनाया है। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा अगले 20 साल तक, तो अगर मैं 12% की रिटर्न मान के चलूं तो करीब करीब 7 करोड़ का कॉर्पस ये बना पाएंगे। इनका जो टारगेट है वो 8 करोड़ का है। अच्छी बात यह है कि जैसा उन्होंने कहा कि वो स्टेप अप कर रहे हैं अपनी एसआईपी को, तो अगर वो करते रहे मान लीजिए 5 या 10% से, तो काफी ज्यादा कॉर्पस जो है वो बना पाएंगे। क्योंकि 20 साल का समय है, अगर ये 10% से इसको स्टेप अप करते हैं हर साल, तो करीब करीब उनका जो कॉर्पस है वो करीब 14 करोड़ का बन जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि इनको अपने टारगेट को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम होगी अगर ये अपना डिसिप्लिन प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इनके फंड्स में, जो पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो 13 फंड्स हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा फंड्स हैं, इनको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिस्क कैसा है। मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो में रिस्क काफी ज्यादा है। उसका कारण यह है, 5 स्मॉल कैप फंड्स हैं इनके पास, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है स्मॉल कैप में वो करीब 25,600 रुपए, जो 57% है। मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं 60% पैसा जो है वो स्मॉल कैप में जा रहा है। ये बात सही है कि वो द लॉन्गर टर्म स्मॉल कैप अच्छा करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं है। हम इनको रिकमेंड करते हैं कुछ बदलाव की। एक फंड रखिए आप स्मॉल कैप में, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, जहां पे आप 8,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, इसमें से जो बाकी पैसे जो बचेंगे उसमें से 6,000 रुपए आप एसबीआई कॉन्ट्रा में ऐड कीजिए। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप आपके पास है, बहुत ही अच्छा फंड है, उसमें आप 4,000 आप ऐड कीजिए। और बाकी जो पैसा बचता है 7,600, वो एक लार्ज एंड मिड कैप में रखिए, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में। इसके अलावा इनके पास 4 फंड है जहाँ पे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप है इनके पास, HSBC एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड है, ICICI का ब्लू चिप फंड है, और JM फ्लेक्सी कैप है, जिसमें कुल मिला के 8,200 की इन्वेस्टमेंट है। मुझे लगता है वहां पे आप HDFC लार्ज एंड मिड का देखें तो आप ना तो सेगमेंट वाइज पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इनफैक्ट आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेट होगा, वो बेटर करेगा। इसके अलावा 2 फंड और हैं इनके पास, मेरा ही एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड जहाँ पे 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक SBI ब्लू चिप 1,000। मुझे लगता है जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, एक मल्टी कैप फंड होना इनके पोर्टफोलियो में जरूरी है। तो ये 3,000 रुपए आप कोटक मल्टी कैप में शुरुआत कीजिए, और जब आप अपनी एसआईपी बढ़ाएं तो उसमें थोड़ा सा और पैसा आप मल्टी कैप में ऐड कीजिए। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो में कंसोलिडेशन की जरूरत है, रिस्क को कम करने की जरूरत है, ताकि जो हमने एज्यूम किया रिटर्न, उससे बेहतर रिटर्न आप ओवर द लॉन्गर टर्म दे सकें। बट गोल पूरा करने में मुझे लगता नहीं कोई भी इनको प्रॉब्लम होगी। ओके, तो चलिए विनायक जी, आपने सुना होगा हेमंत जी की आपके लिए क्या सलाह है। पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा है आपका, थोड़ा सा उसको छोटा कीजिए, कुछ बदलाव की ज़रूरत है आपको, जो बता दिए हैं हेमंत जी ने। बाकी ऑल इज़ वेल, ऑल द वेरी बेस्ट आपके आगे फ्यूचर टारगेट के लिए। आइए एक और दर्शक का सवाल करते हैं अपने शो में शामिल। हमारे पास सवाल आया है अरुणाचल प्रदेश तवांग से इंडियन आर्मी में पोस्टेड अरुण कुमार ठाकुर साहब का। कोशिश हमने की उनसे बात करने की, लेकिन होपफुली अगर अभी आप अरुण जी हमें देख रहे होंगे तो आपका सवाल हम शो में शामिल कर रहे हैं। उम्र इनके 40 साल है। विश्वजीत जी प्लीज़ आप स्टडी कीजिएगा इनके पोर्टफोलियो को। मैं बता दूं इनका पोर्टफोलियो किस प्रकार है। इन्होंने जो SIP इन्वेस्टमेंट अब तक की है 5 फंड्स पे, उसमें इस पर ये राय चाह रहे हैं 10 साल के लिए इन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है। इनका लक्ष्य अराउंड कुछ 70 से 80 लाख का है। ICICI प्रू का निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड भी है, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, मल्टी कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप भी है। जानना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से कि क्या ये 5 फंड जो उन्होंने इन्वेस्ट किए अच्छे हैं, क्या कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है, क्या 70 से 80 लाख अगर इन्हें बनाने हैं 10 साल में तो कुछ थोड़ा सा SIP में और बदलाव करें क्या ये,
ये जानना चाहते हैं। हालांकि शायद उन्होंने बताया नहीं कि कितने की SIP इनकी चल रही है, बेहतर होता अगर मालूम चलता, लेकिन फिर भी इतनी इन्फॉर्मेशन जितनी अवेलेबल है, विश्वजीत जी क्या राय रहेगी आपकी? बिल्कुल, जय हिंद ठाकुर साहब। आप देश की सेवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हम आपकी फंड की हेल्प कर सकें तो हमारे लिए सौभाग्य है। अगर आपका पोर्टफोलियो देखें तो आपने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, अक्रॉस मार्केट कैप्स, डिफरेंट AMCs, ज्योग्राफीज, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा एवरग्रीन फंड है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। कोटक का मल्टी कैप फंड टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में है। वहीं DSP का इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड्स और ICICI प्रू का निफ्टी 50 तो लार्ज कैप भी है, लार्ज एंड मिड कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, मल्टी कैप भी है, तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। कहीं कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, निवेशित रहे। आपने थोड़ा SIP का अमाउंट नहीं बताया, नहीं तो कैलकुलेट करके मैं आपको जरूर बताता कि आप अपने गोल के अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट पोर्टफोलियो देखें तो बहुत अच्छा है। हर साल अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहे, और अगर एक फंड कोई और ऐड करना हो तो मेरे हिसाब से ICICI का या तो वैल्यू डिस्कवरी या फिर SBI का कॉन्ट्रा फंड, तो एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में। बाकी सब फंड्स जो आपने ले रखे हैं बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल निवेशित रहे। शुभकामनाएं। ओके विश्वजीत जी, अगर हम ये माने कि इन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ही नहीं की है और वो आपसे जानना चाह रहे कि क्या ये फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, तो 70 से 80 लाख के लिए हर एक फंड में ऑफ कोर्स ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो सकती है, लेकिन अगर मोटा मोटी समझे लगभग कितने की SIP आपकी शुरुआत की आप इन्हें सलाह देंगे? देखिए स्वाति जी, इन्होंने जो टाइम पीरियड रखा है वो 10 साल का है, तो हॉराइजन थोड़ा सा कम है। पर मेरे हिसाब से कम 40-50 हजार की SIP इनको करनी चाहिए। और जैसे जैसे हर साल स्टेप अप अगर कर सकते हैं 5%, 10% का, तो वो बहुत इजीली इनको गोल के अचीव ले जाएगा। इन्होंने ज्यादा एम्बिशियस गोल नहीं रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अचीव कर पाएंगे। और जो फंड सिलेक्शन किया है वो बहुत अच्छा है, तो उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो SIP करनी है, लेकिन कोशिश करें स्टेप अप करते रहे, ताकि कोई भी अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेप अप करते रहेंगे तो अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाए। जी, तो चलिए अरुण जी, आपको सलाह मिल गई है आपको कैसे करने हैं अपने इन 5 फंड्स में आगे इन्वेस्टमेंट की जर्नी सेट। इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। हमारे पास कनाडा से सवाल आया है अमिताभ घोष साहब का। इनकी जो अभी SIPs हैं हम आपको बताएं, ICICI प्रू ब्लू चिप है इनके पास, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में इनके SIP है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप भी है, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड भी है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में भी इनके SIP है, और ये तमाम 5 जो फंड है 4-4 हज़ार की इनके SIPs में चल रही है। कह रहे हैं कि 20 साल में चाहिए 2 करोड़ रुपए। अब ये जो SIP इनकी चल रही है, हेमंत सर आपको कैसी लग रही है इनके गोल को पूरा करने के लिए SIPs? जी स्वाति, देखिए इनकी जो SIP है, जैसा आपने बताया कि 20,000 की SIP कर रहे हैं पर मंथ, और 20 साल का इनके पास समय है, और 2 करोड़ का टारगेट है। तो अगर मैं 12% का रिटर्न भी मान के चलूं, अगर ये अपना प्रोसेस बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू करते हैं, तो मुझे लगता है अपना टारगेट जो है वो पूरा कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली अच्छी प्लानिंग है, अच्छा प्रोसेस है, टारगेट डेफिनेटली पूरा होगा। दूसरी बात, अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं तो फंड कैटेगरी वाइज इन्होंने काफी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। एक लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मल्टी कैप फंड है। तो आई थिंक जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए डिफरेंट कैटेगरीज का, वो बिल्कुल सही है। बट मेरा ये मानना है कि कुछ 2 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, अगर ये चाहें तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा, वो कंसिडर कर सकते हैं उसमें बदलाव करने के लिए। तो जैसे मिड कैप में इनके पास PGIM का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। मुझे लगता है मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है वो एक बेटर ऑप्शन इनके पोर्टफोलियो के लिए हो सकती है। उसके अलावा जो है कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड है, वहां पे अगर ये चाहें तो बंधन स्मॉल कैप देख सकते हैं, जो मुझे लगता है काफी बेहतरीन फंड है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो है, परफॉर्मेंस वाइज काफी ठीक रहा है, अच्छा रहा है इनफैक्ट। तो आई थिंक ये 2 बदलाव करें अपने पोर्टफोलियो में, और जैसा मैंने कहा कि कैटेगरी वाइज इनका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। ओके, तो पोर्टफोलियो आपका अच्छा लग रहा है अमिताभ जी। थोड़ी मोड़ी ट्वीकिंग आपको करनी है पोर्टफोलियो में, बस उसका ध्यान रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। कोलकाता से अगला सवाल 38 साल के धर्मेंद्र शॉ। विश्वजीत जी, आप इनका पोर्टफोलियो प्लीज स्टडी कीजिए। 40,000 पर महीना पिछले 6 महीने से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ी जो कहते हैं इसको इंफॉर्मेशन के अभाव में इन्होंने कहा कि हो सकता है मैंने बहुत सारे फंड्स ले लिए हो। 30 से 35 म्यूचुअल फंड्स की इनकी फहरिस्त है, हालांकि वो लिस्ट उन्होंने भेजी नहीं हमें। हम तो ये भी सोचे थे 30 से 35 लिस्ट लिखते तो कितने सारे हमारा टाइम निकल जाता उसमें। बट एनी विच वे
ये कहने के लिए काफ़ी है कि ओवर डाइवर्सिफाइड इन्होंने बहुत किया है। क्या ये अपने 30-35 म्यूचुअल फंड को इन्हें कितने म्यूचुअल फंड्स में समेटना चाहिए? आई थिंक इसी पर आप मेरे ख्याल से अच्छे से राय दे सकते हैं। इन्हें 2 से 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं 10 साल में। जी बिल्कुल स्वाति जी, मेरे ख्याल में 30-35 फंड की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा, ओवरलैप भी होगा काफी हद तक। और आज का जो शो है, हमने 5 फंड जो चूज करे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर ये 5 फंड जो मैं अभी 4 बता भी नहीं पाया, तो मैं उनको रिपीट करना चाहूंगा। जो 5 फंड ये कंसिडर कर सकते हैं आउट ऑफ द इंटायर पोर्टफोलियो जो भी इन्होंने चुना है, उसमें मैं सबसे पहले इनको सजेस्ट करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, जिसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। दूसरा फंड मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड कंसिडर करें। तीसरा निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही फंड कैटेगरीज हो गई हमारे पास। चौथा एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू से जो शेयर्स की प्राइसेस कम होती है और उनको ऐसा लगता है कि आगे वाले समय में शेयर्स की प्राइसेस बढ़ेगी, उन फंड्स में वो निवेश करते हैं। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक ले सकते हैं। और पांचवा फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि अगर मार्केट सिनेरियो को देखें तो यहाँ पे थोड़ा लार्ज कैप की तरफ स्क्यूडनेस भी रहती है फ्लेक्सी कैप फंड की, और फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि वो अक्रॉस मार्केट कैप में निवेश कर सकता है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र जी को ये बोलूंगा कि ये 5-6 फंड्स में अपने पोर्टफोलियो को समा सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है 30-40 पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स की, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में 40-50 शेयर्स होते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 35-40 म्यूचुअल फंड्स को 40 से, तो कितने स्टॉक्स हो जाएंगे? तो यकीनन उसमें बहुत हद तक, काफी हद तक ओवरलैप होगा। जहां तक कि आपके गोल का सवाल है धर्मेंद्र जी, आप 40,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 10 वर्ष में आप 2 करोड़ रुपया बनाना चाहते हैं। तो अगर मैं 40,000 को 12% का सीएजीआर लेके चलूं, तो मेरे हिसाब से ये अमाउंट काफी कम रह जाता है। करीब करीब जी सर, देखें तो 93 लाख रह जाता है। वहीं अगर आप 15% का स्टेप भी करते हैं, तो भी ये 1,64,00,000 तक रहता है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गणित आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बहुत हद तक जो भी लमसम पैसा आपको मिलता है, जितनी एसआईपी आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाए। अदरवाइज अगर आप अपने गोल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, 15 वर्ष के लिए अगर आप कर दें, 10 वर्ष का 15 वर्ष का टाइम होराइजन कर दें, तो यही अमाउंट 4,73,00,000 हो जाएगा। तो मैजिक है, जितना लंबा समय कर सकते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा, सारे गोल अचीव हो सकते हैं। जी ओके धर्मेंद्र जी, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके इस टारगेट को आप पूरा करें, हम यही शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद भी करेंगे दोनों एक्सपर्ट्स का, हेमंत जी और साथ ही साथ पुष्पजीत जी का भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बस एक दरख्वास्त दर्शकों से, आप अपना सवाल हमारे ईमेल आईडी पर भेजते हैं जो कि नीचे लिखा हुआ है। अपना पूरा नाम और साथ ही अपना फ़ोन नंबर जरूर दीजिए, सो दैट हम आपसे बात करके अपने एक्सपर्ट से भी बात करा पाएँ। कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।